नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह लेकर आया हूँ आपके लिए नया वीडियो और हम इस श्रृंखला को जारी रखेंगे। देखिए, सभी आप किसी भी प्रकार का कंपटीशन ले लीजिए, भले ही पटवार ले लीजिए, जो वर्तमान में वैकेंसीज़ हैं उनकी बात कर लेते हैं, भले ही राजस्थान पुलिस ले लीजिए, भले ही आप ले लीजिए रिट, भले ही आप फर्स्ट ग्रेड ले लीजिए, भले ही आगामी एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड ले लीजिए, सभी के लिए इतिहास विषय महत्वपूर्ण है। और इतिहास विषय को हमें दो प्रकार से पढ़ना होता है, एक भारत का इतिहास और एक राजस्थान का इतिहास। हमारे सिलेबस के हिसाब से मैं प्रयास करूंगा कि मैं रोज़ाना 2 वीडियो डालूं, एक भारत के इतिहास का और एक राजस्थान के इतिहास का। आज का जो हमारा वीडियो है वो भारत के वीडियो से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिंदु है। आज का जो हमारा विषय बिंदु है वो रहेगा मौर्य काल। आपको पता है कि कोई भी परीक्षा हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का दो, अब तो पटवारी में भी जोड़ दिया है, राजस्थान पुलिस का दो, भले ही किसी का भी एग्ज़ाम दो, आप भले ही रेट का दो, थर्ड ग्रेड का दो, फर्स्ट ग्रेड का दो, इसमें से सवाल जरूर बनता है। मौर्य काल में से भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण विषय बिंदु है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है। इस विषय बिंदु को हम बहुत गंभीरता से पढ़ेंगे और आराम से इसको समझते हुए लेंदी रूप से पढ़ेंगे। हो सकता है कि मेरे वीडियो ज़्यादा बन जाएँ इसके ऊपर, लेकिन हम उसको विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हमारे परीक्षा में ठीक हो सकें। क्योंकि आजकल की परीक्षाओं का पैटर्न आप लोग जानते हैं कि परीक्षाओं में बहुत ही गंभीर सवाल पूछे जाने लगे हैं, अंदर से भी सवाल पूछे जाने लगे हैं। इसलिए अपने को मौर्य काल को बहुत ही विस्तार से पढ़ना है। चलो जी, बात करते हैं मौर्य काल की। तो मौर्य काल का जो समय काल रहा, समय अवधि रही, वो माना जाता है 322 ईसा पूर्व से लेकर के और 184 ईसा पूर्व तक। मौर्य काल पढ़ लो, गुप्त काल पढ़ लो, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लो, ये विषय बिंदु ऐसे हैं जो हमें क्यों समझ में नहीं आते। प्राचीन भारत के हमें इसलिए समझ में नहीं आते हैं क्योंकि हम सारा मैटर एक साथ पढ़ लेते हैं किताबों में। हमें अगर इसको विभाजित करके पढ़ा जाए अगर इसको, तो हमें आसानी से ये चीज़ें समझ में आ सकती हैं। जैसे हम प्रयास करते हैं, देखो मौर्य काल की अगर हम बात करें तो हम इसको विभिन्न भागों में बांट करके पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे मौर्य काल की जानकारी के स्रोत। एक एक विषय बिंदु को अलग करके पढ़ेंगे। जानकारी के स्रोत जब हम पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि यहाँ से कितने महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं। जानकारी के स्रोत के बाद में हम देखेंगे मौर्यों की उत्पत्ति। मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे विवाद हैं क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग साहित्यिक स्रोतों में उनके बारे में अलग अलग बताया गया है। वो सब हम देखेंगे कि कोई कहेगा इनको ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय कहेगा, कोई इनको शूद्र कहेगा, निम्न कुल का बताएगा, वृषल बताएगा, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो देखेंगे हम उत्पत्ति के विषय में। पहले हम ये देख रहे हैं कि मौर्य काल में हमें पढ़ना क्या क्या होता है। सबसे पहले जानकारी के स्रोत, फिर उत्पत्ति। उत्पत्ति के बाद में हम देखेंगे मौर्यकालीन शासकों का राजनैतिक जीवन, या हम कहें कि मौर्यकालीन राजनैतिक व्यवस्था, जिसके अंदर हम देखेंगे कि मौर्यकालीन जो राजा हुए, जो शासक हुए, उन लोगों ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, राजनीति के संदर्भ में कौन कौन से युद्ध जीते, अपने साम्राज्य को किस प्रकार बढ़ाया, साम्राज्य के अंदर क्या क्या चीज़ों को इन्वॉल्व किया, उन्होंने कहाँ से कहाँ तक का क्षेत्र उन्होंने जीता, कौन से राजमार्ग हैं, कौन से क्या, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग मौर्यकालीन राजनीतिक जीवन में। इसके बाद में राजनीतिक जीवन के बाद में अपन देखेंगे मौर्यकालीन कला व संस्कृति। आपको पता है कि वर्तमान परिदृश्य जो है परीक्षाओं का, उनके अंदर कला व संस्कृति से बहुत अधिक मात्रा में सवाल पूछे जा रहे हैं। हाल ही में हमने फर्स्ट ग्रेड के जितने भी एग्जाम देखे उनमें राजनीतिक जीवन से न के बराबर सवाल आए हैं। सारे सवाल कहाँ से आए हैं? कला व संस्कृति से आए हैं। कोई युद्ध नहीं पूछा चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा लड़ा, अशोक ने कौन सा लड़ा, बिंदुसार ने क्या किया, कुछ नहीं पूछा। पूछा क्या है? कला एवं
संस्कृति, जिसमें अशोक के अपन ने देखे उनके टाइम पे क्या कला संस्कृति थी, उससे संबंधित सवाल आए हैं। ऐसा ही आप रिट के पुराने पेपर उठा करके देखेंगे हाल ही के परीक्षा प्रश्न पत्रों के, तो इनके अंदर भी अगर अपन देखेंगे तो अपने से क्या पूछा गया है, कला व संस्कृति को ही पूछा गया है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो कला संस्कृति के बाद भी अपने को इसको आगे पढ़ना पड़ेगा, अपने को पढ़नी पड़ेंगी इसकी सामाजिक स्थिति। भाई मौर्य काल के समय किस प्रकार का समाज था, समाज कितने वर्गों में विभाजित था, कैसी सामाजिक स्थितियां थी, इस प्रकार की चीज़ों को अपने को पढ़ना है सामाजिक स्थिति में। इसके बाद में अपने को पढ़ना है आर्थिक जीवन या आर्थिक दशा। आर्थिक स्थिति का मतलब है कि किस प्रकार का व्यापार हुआ करता था, किस पर आधारित इनकी आर्थिक व्यवस्था थी, कृषि किस प्रकार की होती थी, राजस्व किस प्रकार से लिया जाता था। आप हाल ही की परीक्षा प्रश्न पत्रों में देखेंगे तो इनसे भी संबंधित काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। जैसे पिछले सेकंड ग्रेड में भी काफ़ी सवाल पूछे गए थे, इससे संबंधित भूमि के प्रकार पूछ लेते हैं। ये सब अपन पढ़ेंगे किसमें, आर्थिक स्थिति में। और आर्थिक स्थिति के बाद में अपन देखेंगे इसके अंदर इनकी धार्मिक स्थिति, किस प्रकार के धर्म को माना करते थे, क्या क्या उस समय प्रचलन में थे धर्म, कौन से देवी देवता लोकप्रिय थे। हालांकि उस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये सब प्रचलन में आ चुके थे, तो इनका प्रभाव था। इसके अलावा हमारे ब्राह्मण जो धर्म है जिसके अंदर हमारे हिंदू देवी देवता हैं, उसके प्रकार से किन देवी देवताओं को माना जाता था। इस प्रकार की स्थितियों को पढ़ेंगे अपन धार्मिक स्थिति में। अपन ने देखा कि अपन जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया, आगे जा करके जो बिंदुसार है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी रहा, आगे जा करके उसका पुत्र अशोक जो हुआ उसने आगे जा करके बौद्ध धर्म को अपनाया। इस प्रकार अलग अलग धार्मिक स्थिति रही, तो उन धार्मिक स्थितियों की भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर चर्चा करेंगे। और इसके बाद में अपन देखेंगे सबसे अंत में मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से हमें पता लगेगा कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो प्रश्नों में काम आ भी रही हैं कि नहीं आ रही हैं। इसके अंदर मैं आपको सारे प्रश्न वे करवाऊंगा जो हाल ही में और विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस मौर्यकालीन संस्कृति से संबंधित वो फर्स्ट ग्रेड से लेकर के और राजस्थान पुलिस तक जितनी परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर सब में पूछे गए मौर्यकाल से संबंधित प्रश्नों को अपन देखेंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं अब आगामी परीक्षाओं में, उनके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे कि मौर्यकाल से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने को इतना सब कुछ मौर्यकाल में पढ़ना होगा। जब मैंने प्रारंभ में कहा कि वीडियो थोड़े बड़े हो सकते हैं या फिर संख्या में ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि हमें चीज़ें बहुत सारी पढ़नी है। लेकिन इतना पढ़ने के बाद में हमें ये निश्चिंत कर लेना है कि हमारी परीक्षा में प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए। तो चलो हम शुरू करते हैं आज मौर्यकाल। चलो जी देखते हैं हम मौर्यकाल की जानकारी के स्रोत। कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं मौर्यकाल की जानकारी के। देखो भाई, सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण है साहित्य के स्रोत। साहित्यिक स्रोत आप लोग समझते हैं वे स्रोत जो कहीं ना कहीं हमें पुस्तकों आदि में पढ़ने को मिलते हैं, उनको अपन साहित्यिक स्रोत कहते हैं। एक जो होते हैं वो होते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत मतलब जैसे अपने शिलालेख आदि होते हैं। तो ये सबसे पहले साहित्यिक स्रोत और दूसरे पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में अगर अपन बात करें तो साहित्यिक स्रोत को एक एक को अलग अलग देख लेते हैं। पहले साहित्यिक स्रोत को देख लेते हैं। साहित्यिक स्रोत की अगर अपन बात करें तो इसमें भी अपने को विभिन्न सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, यानी ब्राह्मण ग्रंथ जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए हैं। जैसे कौन कौन से ग्रंथ हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र,
विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, पुराण आदि। तो ये सब आ जाएंगे अपने ब्राह्मण ग्रंथ में। इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे अपन, इनमें से जो भी महत्वपूर्ण अपने परीक्षा के लिए हैं उनकी। इसके अलावा अपन देखें तो कुछ जैन ग्रंथ हैं जो हमें मौर्य काल की जानकारी देते हैं। जैन ग्रंथों में कौन कौन से हैं, जैसे अगर अपन थोड़ा सा देखें तो भद्रबाहु का कल्पसूत्र, भद्रबाहु का कल्पसूत्र। इसके अलावा हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, इसके अलावा कुछ हैं अपने बौद्ध ग्रंथ जैसे दीपवंश, महावंश, महावंश बोधि, दिव्यावदान। ये कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं। इसके अलावा कुछ विदेशी लेखकों ने भी इसके बारे में हमें जानकारी दी है, जिसको हम कह सकते हैं विदेशी वर्णन। और विदेशी वर्णन की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले आ जाता है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की इंडिका, आप जानते हैं एक महत्वपूर्ण अपना साहित्यिक स्रोत है जो इसकी विशेष जानकारी अपने को देगा, मेगस्थनीज की इंडिका। और हम ये भी जानते हैं कि मेगस्थनीज की इंडिका की मूल प्रति हमें नहीं मिली है, उपलब्ध नहीं है। तो इसकी कुछ बातें अन्य ग्रीक साहित्यकार जो थे उनके साहित्य में अपने को पढ़ने को मिलती हैं। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे स्ट्रेबो है, जैसे जस्टिन है, जैसे प्लूटार्क है, जैसे प्लिनी है, डायरोसियस है। इस प्रकार के ये जो साहित्यकार हैं इनमें मेगस्थनीज की इंडिका के बारे में हमें वर्णन मिलता है, जिसे हम इंडिका के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, उसकी बातों को जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये साहित्यिक स्रोत में आती हैं। और पुरातात्विक स्रोत भी इसको जानने का एक अन्य स्रोत है, जिसके बारे में हम इस साहित्यिक स्रोत को विस्तार से पढ़ने के बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, जैन ग्रंथ आते हैं, बौद्ध ग्रंथ आते हैं, विदेशी वर्णन आता है। ब्राह्मण ग्रंथों में महत्वपूर्ण कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है। इसके अलावा जैन ग्रंथ हैं, भद्रबाहु का कल्पसूत्र है, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन है। बौद्ध ग्रंथ में दीपवंश, महावंश, महावंश बोधि, टीका, दिव्यावदान है। मेगस्थनीज की इंडिका जो विदेशी वर्णन के द्वारा हमने इसको शामिल कर लिया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, मौर्य काल की जानकारी के स्रोत हैं। और स्रोत के साथ साथ कैसे स्रोत हैं, साहित्य के स्रोत हैं। अब इसमें से अपन महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ेंगे, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। बहुत सारे सवाल अर्थशास्त्र से बनते हैं, आज हम इस अर्थशास्त्र को विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे मेगस्थनीज की इंडिका, इसको भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे कि सर इन बाकी सब का, ये बाकी सब जितने भी ग्रंथ हैं ये कहीं ना कहीं कोड होते हुए हमारे सामने काम में आ जाएंगे। जैसे हम जब इनकी उत्पत्ति पढ़ेंगे तो विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस कहेगा, इसको ब्रिसल बता देगा, ठीक है। पुराणों में भी इसको क्या कहा गया है, मतलब पुराणों में इनको ब्रिसल कहा गया है। इस प्रकार से हमारे सामने धीरे धीरे काम में आ जाएंगे। जैसे ये ग्रीक साहित्यकार हैं, स्ट्रेबो, जस्टिन वगैरह, ये भी वहाँ काम आ जाएंगे। जस्टिन कह देगा कि साहब इसने 6 लाख की सेना लेकर उसको रोन दिया वगैरह। इस प्रकार के हमारे क्या आ जाएंगे, सारे के सारे कहीं ना कहीं कोड होकर के काम आ जाएंगे। लेकिन ये दो तो हमें विस्तार से पढ़ने पड़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे पहले। चलो जी देखते हैं चाणक्य का अर्थशास्त्र। कोशिश करेंगे हम कि इसके बाद अर्थशास्त्र से बहुत कम पढ़ने को बचे हमारे पास, इसमें हम सब कुछ पढ़ लें। चाणक्य का अर्थशास्त्र है। देखो जी, चाणक्य के अर्थशास्त्र की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चाणक्य की। बात करें अगर चाणक्य की तो इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इनके पिता का नाम चाणक्य होने के कारण
इन्हें चाणक्य कहा जाता है। सबसे पहली बात तो यही है कि इनके पिता का नाम चणक था, इसलिए इनको चाणक्य कहा जाता है। कूटनीतिज्ञ होने के कारण अपन इनको कौटिल्य कहते हैं। कूटनीतिज्ञ होने के कारण अपन इनको कहते हैं कौटिल्य। दूसरी बात, फिर बात आती है कि इनका मूल नाम क्या था। चाणक्य का मूल नाम था साहब अजय। आश्चर्य नहीं करना है, इनका मूल नाम था अजय। अब सर हमको याद कैसे रहे, तो तुम याद रखना कि आज अगर अपन देखें तो वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका भी मूल नाम अजय है। तो इनका चाणक्य जी का भी मूल नाम क्या था, अजय था। जबकि अगर पूछा जाए कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। बचपन का नाम था इनका विष्णुगुप्त। और अगर बात करें इन्हें पुराणों में द्विजर्षभ कहा गया है। पुराणों में चाणक्य को द्विजर्षभ कहा गया है, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। इसका मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो पुराणों में इसे कहा गया है द्विजर्षभ, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है ऐसा ही ग्रंथ मिक्यावली ने लिखा है, इसीलिए इनको भारत का मिक्यावली कहा जाता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारत का मिक्यावली किसे कहा जाता है, तो भारत का मिक्यावली चाणक्य को कहा जाता है, कौटिल्य को कहा जाता है। मिक्यावली का अगर यहाँ पर नाम आ ही गया तो मैं बता दूं कि मिक्यावली की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है द प्रिंस। मिक्यावली की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी है, द प्रिंस। तो पुराणों में इन्हें द्विजर्षभ कहा गया है, जिसका अर्थ श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। भारत का मिक्यावली कहा जाता है। और मिक्यावली की पुस्तक कौन सी है, द प्रिंस। याद रखना ये मिक्यावली की है, चाणक्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। मिक्यावली की पुस्तक है द प्रिंस। ऐसे ही अगर बात करें तो इनके और भी नाम है। इनका अंशु नाम भी प्रचलित था, ठीक है, अंशुमन भी कहा जाता था, अंशुमाली भी कहा जाता था, और भी नाम थे। लेकिन विशेष जो अपने से परीक्षा उपयोगी जो मैटर है वो इनसे व्यक्तिगत मैटर यही है। अपने को ध्यान रखना है कि ये तक्षशिला जो कि तात्कालिक शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था उस समय, इस विश्वविद्यालय में ये आचार्य के पद पर कार्यरत थे। इन्होंने यहीं से शिक्षा ग्रहण की और फिर ये यहीं पर शिक्षक का कार्य भी किया करते थे। तो ये चाणक्य के व्यक्तिगत जीवन से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। मैं एक बार दोहरा देता हूँ वापस। इनके पिता का नाम चणक था, इसीलिए इनको चाणक्य कहा गया। अब मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में नहीं जाऊँगा, आप लोग जानते होंगे यह प्रत्यय का मतलब जनक ही होता है। तो चणक से बन जाता है चाणक्य। इनको कूटनीतिज्ञ होने के कारण कौटिल्य भी कहा जाता था, जबकि इनका मूल नाम था अजय, बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। पुराणों में इन्हें द्विजर्षभ कहा गया है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण, और इन्हें भारत का मिक्यावली कहा जाता है। और मिक्यावली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस। इसके अलावा अंशु भी कहा जाता है, ये तो आप याद रखेंगे, चाहे नहीं रखिए कोई बात नहीं है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था इसमें आचार्य के पद पर कार्यरत थे। ये है इसका व्यक्तिगत जीवन का महत्वपूर्ण सार। अब बात करते हैं साहब किसकी, अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र जो है, सबसे पहला प्रश्न यही बन जाता है कि अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है। जब भी हम कोई पुस्तक खरीदने जाते हैं तो हम उससे ये कहते हैं जाकर के इतिहास की किताब दे दे, राजनीति विज्ञान की किताब दे दे। तो ऐसे ही हमें सबसे पहले पुस्तक के बारे में पता होना चाहिए कि किस विषय से संबंधित है। तो इसका विषय नाम पर मत जाना, इसका विषय है राजनीति लोक प्रशासन। ध्यान रखना, ये बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि अर्थशास्त्र किस पर आधारित ग्रंथ है, किस विषय से संबंधित है, किस विषय पर लिखा गया है। तो ये राजनीति व लोक प्रशासन से है, इकोनॉमिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
तो अर्थशास्त्र के बारे में हमें पहली बात पता चली कि किस पर आधारित है, राजनीति व लोक प्रशासन पर। फिर जब हम किताब देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये किताब किस भाषा में है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र जो है इसकी भाषा कैसी है, इसकी भाषा है संस्कृत। मेरे प्यारे मित्रों, कौन सी भाषा है? संस्कृत। तो ध्यान रखना, अर्थशास्त्र की भाषा है संस्कृत। फिर संस्कृत में भी कैसे लिखा, किस पद्धति पर लिखा गया है, किस शैली में लिखा गया है, तो आप ध्यान रखना यह गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, और जो ग्रंथ गद्य व पद्य दोनों में लिखा हो वह शैली कहलाती है चंपू शैली। तो अगर आपसे आगामी परीक्षाओं में पूछा जाए कि अर्थशास्त्र किस शैली में लिखा गया है, तो हम लोग क्या कहेंगे? चंपू शैली में लिखा गया है। इसके अलावा अगर अपन बात करें अर्थशास्त्र के बारे में, तो अर्थशास्त्र जो है इस पुस्तक में 15 अध्याय, 180 उप अध्याय व 4000 कई पुस्तकों में लिखा है। 6000 तो घबराने की बात नहीं है, 4000 या 6000 श्लोक हैं। अध्याय को अधिकरण कहा गया है। मैं सीधा अधिकरण भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि अधिकरण क्या होता है। अब आ गया कि अधिकरण अध्याय होता है, चैप्टर, और ये वाइज सब चैप्टर। तो ऐसे ही अगर अपन देखें तो इसको कहते थे भैया प्रकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकरण। तो 180 प्रकरण है, 15 अधिकरण है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि इसकी खोज कैसे हुई, किसको यह पुस्तक मिली, कहाँ मिली, कैसे मिली, कैसे ये हमारे सामने आई, मूल रूप से आई, कैसे आई। देखो, एक हस्तलिखित पांडुलिपि, हस्तलिखित पांडुलिपि प्राप्त हुई तंजौर के ब्राह्मण भट्ट स्वामी को। कब प्राप्त हुई? 1905 में। 1905 में एक हस्तलिखित पांडुलिपि तंजौर के ब्राह्मण भट्ट स्वामी को प्राप्त हुई, जिसने इसे मैसूर के पुस्तकालयाध्यक्ष, मैसूर के पुस्तकालयाध्यक्ष श्याम शास्त्री, ये भी ब्राह्मण थे, भट्ट श्याम शास्त्री, भट्ट श्याम शास्त्री को सौंप दिया, जिन्होंने 1909 में इसका प्रकाशन करवाया। तो इस प्रकार से हमारे सामने आ जाता है अर्थशास्त्र। ये इसकी मूल बेसिक बातें थी अर्थशास्त्र की। एक बार दोबारा देख लो कि अर्थशास्त्र किस विषय पर है, राजनीति पर है, कौन सा, लोक प्रशासन पर है, भाषा कैसी है, भाषा संस्कृत है, किस शैली में, गद्य पद में। गद्य पद को क्या कहते हैं? चंपू शैली। कितने अध्याय? 15 अध्याय। क्या कहेंगे? अधिकरण। कितने उपाध्याय? 180। क्या कहेंगे? प्रकरण। कितने श्लोक? 4000, 6000। खोज की अगर बात करें तो एक हस्तलिखित पांडुलिपि मिली थी, किसको? तंजौर के ब्राह्मण भट्ट स्वामी को। कब? 1905 में। और मैसूर के पुस्तकालयाध्यक्ष श्याम शास्त्री ने इसको प्रकाशित करवाया था 1909 में। ये है इसकी बेसिक बातें। हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं। हम देखते हैं इन अधिकरणों में क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आजकल विस्तार से सवाल पूछा जाने लगा है। देखो, अगर अपन बात करें अधिकरणों की, तो प्रथम अधिकरण जो है इसमें राजवंश संबंधी नियम बताए गए हैं और राज्य की समस्याओं का उल्लेख किया गया है कि राजवंश से संबंधित क्या क्या नियम होंगे, राज्य की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। दूसरे के अंदर बताया गया है नगर का प्रशासन, कि नगर के लिए कैसा प्रशासन होगा, उसके लिए क्या क्या किया जाएगा, उसकी क्या व्यवस्था होगी। तीसरे व चौथे के अंदर दीवानी व फौजदारी कानूनों का उल्लेख किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो 6वां है। 5वें के अंदर अधिकारियों के कर्तव्य व दायित्व बताए गए हैं। 6ठे के अंदर बताया गया है सप्तांग सिद्धांत।
सप्तांग सिद्धांत का मतलब ये होता है कि राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। कैसे बताए गए हैं कि सबसे पहले राजा होगा, दूसरा अमात्य, अमात्य यानी मंत्री, तीसरा राष्ट्रीय राज्य, चौथा दुर्ग, पांचवा सेना और बल, सेना कह दो या बल, छठा है कोष और सातवां है मित्र। ये क्रम है, इसको इसी क्रम से ध्यान रखना है। अब इसको कैसे याद रखें भाई, सबसे पहले तो राजा होना चाहिए। राज्य में राजा होगा, राज्य राजा की सहायता के लिए क्या होंगे, मंत्री होंगे। ये सब मिल करके किसका निर्माण करेंगे, राष्ट्र का। राजा को रहने के लिए और सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या चाहिए, दुर्ग। दुर्ग की सुरक्षा के लिए क्या चाहिए, सेना। सेना के रख रखाव के लिए क्या चाहिए, कोष। और सीमाओं पर रक्षा के लिए क्या चाहिए, मित्र चाहिए। यानी कि जो आसपास की सीमाओं पर अपने जो सीमावर्ती राज्य होंगे वो अपने मित्र होने चाहिए। तो इस प्रकार से कितने अंग बताए गए हैं, 7 अंग बताए गए हैं, जिसको सप्तांग सिद्धांत कहा गया है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा, छठा अधिकरण जो है। शेष में क्या बताया गया है, शेष के अंदर बताए गए हैं युद्ध जीतने के तरीके, युद्ध जीतने के उपाय, शत्रु देश में लोकप्रियता के उपाय, इस प्रकार की सामान्य बातों को बताया गया है शेष के अंदर। तो अगर अपन दोबारा देखें तो चाणक्य के अर्थशास्त्र में हमने पता है कि 15 अधिकरण हैं। उन 15 अधिकरणों में जो पहला है वो राजवंश के संबंधित है और इसकी राज्य की समस्याओं के बारे में बताता है। दूसरा बताता है अपने को नागरिक प्रशासन के बारे में। तीसरा और चौथा बताता है दीवानी व फौजदारी कानूनों के नियम। जो चौथा है वो बताता है फौजदारी। पांचवा जो है वो बताता है अधिकारियों के दायित्व व कर्तव्यों के बारे में। छठा बताता है सप्तांग सिद्धांत, क्रम से याद रखना है कि राज्य के कितने अंग होंगे, 7। सबसे पहले राजा, अमात्य, अमात्य के बाद में क्या होगा, राष्ट्र, राष्ट्र के बाद में होगा आपका दुर्ग और सेना, सेना को बल कहा गया है, कोष और मित्र। इस प्रकार से अपने 7 अंग होने चाहिए, इसको सप्तांग कहा गया है। शेष में युद्ध जीतने के उपाय, शत्रु की लोकप्रियता के उपाय आदि के बारे में बताया गया है। तो आपको पता रखना है कि इसके चाणक्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं भाई, 15 अधिकरण हैं। इन 15 अधिकरणों में क्या क्या बताया गया है मैंने आपके सामने लिख दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आराम से कहीं पर लिख करके याद कर सकते हैं। आजकल प्रश्न डीपली आने लग गए हैं तो हमको सब कुछ ही देखना पड़ेगा। और देखते हैं अपन चाणक्य ने अर्थशास्त्र में क्या क्या बताया है, जहाँ से हमारे पास सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में दुर्ग की चर्चा की है, यहाँ से भी हमारे पास सवाल आ सकते हैं। दुर्ग यानी किला। हमको चाणक्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है। इसके अंदर कितने प्रकार दुर्ग बताए हैं, ध्यान रखना, 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। कौन कौन से दुर्ग बताए, 4 प्रकार के। सबसे पहले आपको याद रखना है, बताया है औदक दुर्ग, या अपन कहें सीधी भाषा में जल दुर्ग। कहाँ पर बना होगा, जल में बना होगा, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया है गिरि दुर्ग या पार्वत दुर्ग। कहाँ पर बना होगा, पहाड़ी क्षेत्र में बना होगा। गिरि दुर्ग या पार्वत दुर्ग पहाड़ी क्षेत्र में बना होगा। इसके अलावा हमें इन्होंने बताया है वन दुर्ग। कहाँ पर बना होगा, जंगली क्षेत्र में बना होगा, वन में बना होगा, जंगल से घिरा हुआ होगा। इसके अलावा इन्होंने बताया है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग का मतलब होता है जो मरुस्थल से घिरा हो, मरुस्थलीय क्षेत्र में जो दुर्ग बना होता है उसको कहते हैं धानवन दुर्ग। और ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे श्रेष्ठ दुर्ग किसको कहा है, तो सबसे श्रेष्ठ दुर्ग बताया इन्होंने गिरि दुर्ग को, यानी कि पार्वत दुर्ग को। वे दुर्ग जो पहाड़ों पर बने होते हैं, पहाड़ों से घिरे होते हैं, उनको कहते हैं गिरि या पार्वत दुर्ग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं, 4 प्रकार के। देखो, जल दुर्ग या औदक दुर्ग जो जल राशि से घिरा हुआ होता है। दूसरा गिरि दुर्ग या पार्वत दुर्ग जो पर्वत पर बना हो, पहाड़ियों से घिरा हो। तीसरा वन दुर्ग या जंगली क्षेत्र में बना है, वन में बना है, जंगल से घिरा हुआ है। इसके अलावा धानवन दुर्ग जो मरुस्थल से घिरा हुआ हो, मरुस्थल में बना हुआ होता है, उसको कहते हैं धानवन दुर्ग। इसी प्रकार अगर अपन देखें तो इन्होंने युद्ध भी बताए हैं, युद्ध के प्रकार कि भाई कितने प्रकार के युद्ध होते हैं।
युद्ध के इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार बताए हैं। तो देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर अपन देखें तो 3 प्रकारों में प्रकाश युद्ध है। किसे कहते हैं प्रकाश युद्ध? प्रकाश युद्ध का मतलब होता है आमने सामने लड़ा जाने वाला युद्ध। आमने सामने लड़ा जाने वाला जो युद्ध होता है इसको इन्होंने प्रकाश युद्ध कहा है। इसके अलावा दूसरा होता है कूट युद्ध। नाम से ही पता चल रहा है आपको, यानी कि चालाकी से किया जाने वाला युद्ध। चालाकी से जो युद्ध किया जाएगा उसे कहते हैं कूट युद्ध। और एक पूछा, अगर आपसे पूछा जाए तुण युद्ध किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र में तुण युद्ध किसे बताया गया है? तो आप क्या बताएंगे? शत्रु देश में गुप्तचरों के द्वारा शत्रु देश में गुप्तचरों के द्वारा अव्यवस्था फैलाकर गुप्तचरों के द्वारा अव्यवस्था बना करके शत्रु देश को कमजोर करके जो युद्ध लड़ा जाता है उसको कहते हैं तुण युद्ध। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। औदक या जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग। 3 प्रकार के युद्ध बताए गए हैं, प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध और तुण युद्ध। प्रकाश युद्ध आमने सामने, कूट युद्ध चालाकी से लड़ा जाता है, और तुण युद्ध का मतलब होता है शत्रु देश में अपने गुप्तचर भेज करके वहां पर क्या फैला देना? अव्यवस्था फैला करके उसके अंदर क्या कर देना भैया? शत्रु देश को कमजोर कर देना। इसको कहते हैं तुण युद्ध। इसी के अलावा अगर अपन बात करें, इधर कर लेते हैं थोड़ी सी, तो चाणक्य ने गुप्तचर व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। गुप्तचर व्यवस्था, मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। इसके बारे में इंडिका में भी कहा जाएगा, आगे जाकर के हम देखेंगे। तो गुप्तचर व्यवस्था के बारे में क्या बताता है कि भैया 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे। या मैं पहले बात करता हूं गुप्तचर विभाग की। गुप्तचर विभाग जो होता था इसको कहा जाता था महामात्य सर्प। महामात्य सर्प कहा जाता था गुप्तचर विभाग को। और गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? यह सवाल पूछा गया है। गुप्तचर को कहा जाता था गूढ़ पुरुष। गुप्तचर को कहा जाता था गूढ़ पुरुष, और गुप्तचर विभाग को कहा जाता था महामात्य सर्प। गुप्तचर जो होते थे इनके 2 प्रकार बताए हैं चाणक्य ने। कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं। एक तो संस्था और एक संचरा। संस्था और संचरा। संस्था वे होते थे जो एक ही स्थान पर रह करके क्या करते थे? अपना गुप्तचरी का कार्य करते थे। संचरा या संचरण उन्हें कहा जाता था जो विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर क्या करते थे? गुप्तचर व्यवस्था को बनाए रखते थे। उनको कहा जाता था संचरा। इनके वेतन में भी अलग अलग होता था, जैसे इनका 500 का सार्पण, इनका 1000 का सार्पण, वो एक अलग बात है, वो आर्थिक जीवन में पढ़ लेंगे अपन। लेकिन 2 प्रकार के बताए हैं इन्होंने गुप्तचर, पहला संस्था और दूसरा संचरा। तो इसके अंदर अपन ने छोटी छोटी 3 बातें पढ़ी। पहला दुर्ग के बारे में बताया, दूसरा युद्ध के बारे में बताया, फिर तीसरा गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताया। और भी अपन देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या बताया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो जी, आगे देखते हैं अपन और अर्थशास्त्र में क्या क्या है। अर्थशास्त्र से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी चीज़ कहाँ से प्राप्त होती है, इसका भी एक प्रश्न बन जाता है। तो अपन देख लेते हैं। देखो कौन कौन सी स्थान से इसने कौन कौन सी महत्वपूर्ण वस्तुएं बताई हैं। देखो कंबोज से बताया है कि कंबोज के घोड़े प्रसिद्ध थे। क्षमा कीजिएगा, कंबोज के क्या बताए हैं? घोड़े फेमस बताए गए हैं अर्थशास्त्र के अंदर चाणक्य के द्वारा कि कंबोज में क्या अच्छी किस्म के मिलते थे, घोड़े अच्छी किस्म के मिलते थे।
ऐसे ही अगर अपन बात करें तो नेपाल से कंबल अच्छे बताए गए हैं कि यहाँ के कंबल श्रेष्ठ मिलते थे। ऐसे ही अगर अपन बताएं तो काशी से बताया गया है सूती वस्त्र। काशी से बताया गया है सूती वस्त्र। कम्बोज से घोड़े, नेपाल से कंबल, काशी से सूती वस्त्र। ऐसे ही अगर बात करें अपन मगध की तो मगध से बताए गए हैं बाट बनाने के पत्थर। बाट बनाने के पत्थर कहाँ से लाए जाते थे? मगध से लाए जाते थे। महत्वपूर्ण सवाल, परीक्षाओं में पूछा गया सवाल। कलिंग व अंग जनपद, कलिंग व अंग जनपद से हाथी प्राप्त होते थे, या मैं कहूँ कलिंग व अंग जनपद हाथियों के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। तो ये वे प्रसिद्ध वस्तुएं थी जिनका इन्होंने स्थानों के साथ उल्लेख किया है चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में। यहाँ से ये वाला प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है कि हाथी कहाँ के प्रसिद्ध थे। कलिंग ऑप्शन में दिया जाता है अक्सर, लेकिन अब आप याद रखें कलिंग व अंग जनपद। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आराम से ताकि आपको याद रहे, लिखने में आसानी हो। अलावा अगर अपन बात करें तो देखो इसमें चाणक्य ने राजदूतों की श्रेणियां भी बताई हैं। 3 प्रकार के महत्वपूर्ण राजदूत बताए इन्होंने। पहला बताया है इन्होंने शासनहर। शासनहर का मतलब सामान्य संदेशवाहक। सामान्य संदेशवाहक। दूसरा परिमितार्थ। परिमितार्थ वह संदेशवाहक होता था जो शासक, जिसने उसको भेजा है, शासक के बताए गए संदेश तक ही सीमित होता था। यानी उतनी ही बात कहेगा जितनी बात उसको शासक ने कहने के लिए भेजा है, वो परिमितार्थ राजदूत कहलाता था। तीसरा है निसृष्टार्थ, यानी कि वह राजदूत जो संदेशवाहक तो था, यानी कि संदेश तो लेकर आएगा, लेकिन इसके साथ साथ वह स्वयं की ओर से भी क्या कर सकता था? वार्ता कर सकता था। अभी महाभारत खूब आ रहा है, आप देख रहे होंगे। श्री कृष्ण जी जाते हैं उनके संदेशवाहक बन करके कौरवों की सभा में, तो वो अपनी तरफ से भी 5 गांव का रख देते हैं प्रस्ताव की 5 गांव दे दो, तो भी पांडव खुश हैं। उसको क्या कहेंगे? निसृष्टार्थ। तो इस प्रकार से ये अर्थशास्त्र था। अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण बातें थी। मैं यहाँ तक मानता हूँ, मैं जहाँ तक मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी सारी चीज़ों का पता चला होगा जो आपको पहले जानकारी में नहीं होंगी, और होंगी तो उनका आपको बहुत अच्छा रिवीजन हो गया होगा। मैं ये मानता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।